सुबह का समय था। गांव की कच्ची गलियों में हल्की धूप फैल चुकी थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी चहचहा रहे थे। लेकिन चिंटू के घर का माहौल हमेशा की तरह भारी था। चिंटू अपने पुराने बैग में फाइलें और डिग्रियों की कॉपियां रख रहा था। बैग इतना पुराना हो चुका था कि उसकी एक तरफ की सिलाई खुल गई थी। रसोई से उसकी माँ शांति देवी बाहर आईं। आज फिर शहर जा रहे हो बेटा? चिंटू ने हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की। हाँ माँ, जाना तो पड़ेगा। कल भी गए थे, कुछ हुआ? घर के डिब्बे खाली पड़े हैं, राशन खत्म हो गया है। तेरे पिता किसी से उधार मांगते मांगते थक चुके हैं और तू हर दिन नई उम्मीद लेकर लौट आता है। चिंटू कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ माँ। शांति देवी की आवाज कांप गई। कोशिश से पेट नहीं भरता बेटा। घर में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद चिंटू बैग उठाकर बाहर निकल गया। लेकिन जाते जाते उसकी माँ की बात उसके कानों में गूंजती रही। गांव की चाय की दुकान हमेशा की तरह लोगों से भरी हुई थी। चिंटू वहां पहुंचा तो गोपाल पहले से बैठा चाय पी रहा था। आ गया बेरोजगार बाबू। दुकान पर बैठे लोग हंस पड़े। चिंटू मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, क्या यार गोपाल। अरे मजाक कर रहा हूं भाई, आज फिर इंटरव्यू है। और पिछले वाले का क्या हुआ? हाँ, वही जो हमेशा होता है। मतलब? अनुभव चाहिए। दुकान पर बैठे कुछ लोग हंस पड़े। एक आदमी बोला, अरे बिना नौकरी दिए अनुभव कहाँ से आएगा? शहर वाले भी कमाल करते हैं। गोपाल अचानक गंभीर हो गया। देख भाई, बुरा मत मानना, मेरी दुकान पर बैठ जा, हिसाब किताब संभाल लेना, 200 रुपए रोज दूंगा। चिंटू की आंखों में चोट साफ दिखाई दी। मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ गोपाल। अरे मैं तो मुझे मदद नहीं चाहिए। पूरी दुकान शांत हो गई। चिंटू वहां से चला गया। पीछे खड़ा कंचन हंसती हुई बोला, इतनी पढ़ाई करके भी खाली घूम रहा है। उसके दोस्त भी हंस पड़े। चिंटू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसकी मुट्ठियां भींच चुकी थीं। दोपहर शहर की एक बड़ी कंपनी, एसी से ठंडा ऑफिस, साफ सुथरी दीवारें, महंगी कुर्सियां, और उन्हीं के बीच बैठा था चिंटू। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे। सामने ऑफिसर फाइल देख रहा था। तो तुम ग्रेजुएट हो? जी सर। कंप्यूटर आता है? जी सर। ऑफिसर ने अगला सवाल पूछा। अनुभव? हमें अनुभवी आदमी चाहिए। सर, अभी पढ़ाई पूरी की है। सर, एक मौका दे दीजिए। सॉरी। चिंटू चुप हो गया। ऑफिसर ने फाइल बंद कर दी। चिंटू घबरा गया। सर, मैं सीख जाऊंगा। सर, मैं दिन रात मेहनत करूंगा।
सॉरी। सर, अगर कोई मौका ही नहीं देगा तो अनुभव कहाँ से आएगा? ऑफिसर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला। दुनिया ऐसे ही चलती है। चिंटू का दिल टूट गया। वो धीरे धीरे बाहर निकल गया। आज फिर उसकी डिग्री हार गई थी। शाम तक चिंटू गांव लौट आया। घर में घुसते ही उसकी पत्नी पूनम ने पूछा, क्या हुआ? चिंटू हंसने की कोशिश करते हुए बोला, फिर वही अनुभव। तभी उसके पिता हरिपत बाहर आए। फिर नहीं हुआ? नहीं। हरिपत कुछ देर चुप रही, फिर बोले, पूरे गांव में बातें हो रही हैं। लोग कहते हैं तू निकम्मा है। चिंटू का दिल धड़क उठा। ये सुनकर चिंटू तिलमिला गया। मैं निकम्मा नहीं हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं। तो साबित कर। दुनिया मेहनत नहीं, नतीजे देखती है। चिंटू की आंखों में आंसू आ गए। हरिपत की आवाज भर्रा गई। बेटा, मुझे तेरी मेहनत पर शक नहीं है। मुझे डर है कहीं तेरी हिम्मत ना टूट जाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी पूनम आगे आई। उसने चिंटू का हाथ पकड़ लिया। सुनिए, दुनिया कुछ भी कहे, मुझे आप पर भरोसा है। पहली बार पूरे दिन में चिंटू मुस्कुराया। अगले दिन चिंटू फिर शहर गया। एक ऑफिस, दूसरा ऑफिस, तीसरा ऑफिस, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, अनुभव चाहिए। दोपहर तक उसका पानी खत्म हो चुका था। वह सड़क किनारे बैठ गया। सामने आसमान छूती इमारतें थीं। उसने खुद से पूछा, तो फिर क्या सच में इस शहर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? शाम को घर पहुंचा तो पूनम सिलाई कर रही थी। चिंटू कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, क्या कर रही हो? सोच रही हूँ सिलाई का काम शुरू करूं। लोग क्या कहेंगे? पूनम मुस्कुराई। लोग अभी भी तो बोल रहे हैं। चिंटू चुप हो गया। पूनम फिर बोली, लोगों की बातों से राशन नहीं आता, काम से आता है। तभी हरिपट भी आ गए। पूनम सही कह रही है। दूसरों की नौकरी ढूंढने से अच्छा है अपना काम शुरू करो। चिंटू चौंक गया। अपना काम? लेकिन पैसा? लोन ले लेंगे। अगर डूब गया तो? हरिपट ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे धीरे बोली, बेटा, डूबने के डर से नाव किनारे नहीं बांधती। पूनम मुस्कुराई, और मैं आपके साथ हूं। उस रात चिंटू सो नहीं पाया। पहली बार उसके सामने नौकरी नहीं, बल्कि अपना भविष्य खड़ा था, और शायद उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह चिंटू गांव के बाहर बने पुरानी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या सच में मैं नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू कर सकता हूँ? अगर सब पैसे डूब गए तो? अगर लोग हंसने लगे तो? उसी समय गांव के प्रधान जी वहां पहुंचे। उन्होंने चिंटू को उदास बैठे देखा। क्या बात है बेटा, आज बड़े परेशान लग रहे हो? चिंटू ने सारी कहानी बता दी। शहर के इंटरव्यू, बार बार रिजेक्शन, अनुभव का बहाना, घर की तंगी, सब कुछ। प्रधान जी ध्यान से सुनते रहे, फिर बोले, बेटा, शहर की नौकरी हर किसी के नसीब में नहीं होती। तो क्या मैं जिंदगी भर बेरोजगार रहूं? प्रधान जी मुस्कुराए। किसने कहा कि काम सिर्फ नौकरी में होता है? चिंटू कुछ देर चुप रहा। प्रधान जी बोले, तुम पढ़े लिखे हो, मेहनती हो,
लोगों से बात करना जानते हो, हिसाब किताब जानते हो, अपना काम शुरू करो। लेकिन कौन सा काम? गांव में सिलाई का काम शुरू करो। हाँ, गांव के लोग शहर जाकर कपड़े सिलवाते हैं। अगर यहाँ अच्छा काम मिलने लगी तो लोग यहीं आएंगे। चिंटू सोच में पड़ गया। याद रखना बेटा, फिर उन्होंने उसकी आंखों में देखकर कहा, जो आदमी अपनी किस्मत बदलना चाहता है वो नौकरी नहीं ढूंढता, रास्ता ढूंढता है। ये बात सीधे चिंटू के दिल में उतर गई। शाम को घर में सब बैठी थी। पूनम चुपचाप सिलाई कर रही थी। चिंटू ने अचानक कहा, मैंने फैसला कर लिया है, दोनों उसकी तरफ देखने लगे। मैं अपना काम शुरू करूंगा। हरिपत की आंखें चमक उठी। पूनम मुस्कुराई। मैं जानती थी आप यही फैसला करेंगे। लेकिन डर भी लग रहा है, अगर काम नहीं चला तो? बेटा, मैं जिंदगी भर मजदूरी करता रहा। मैंने हमेशा दूसरों के लिए काम किया, लेकिन आज अगर तू अपना काम शुरू करेगा तो कम से कम कोशिश तो करेगा। चिंटू की आंखें भर आईं। पूनम बोली, हम सब आपके साथ हैं। उस रात पहली बार चिंटू को लगा कि शायद उसकी जिंदगी सच में बदल सकती है। अगले कुछ दिनों में चिंटू ने एक पुराना कमरा किराए पर ले लिया। वहीं उसका छोटा सा सिलाई केंद्र बनने वाला था। गोपाल भी उसकी मदद कर रहा था। दोनों मिलकर कमरे की सफाई कर रहे थे। धूल उड़ रही थी, पुरानी मकड़ियां हटाई जा रही थीं। तभी बाहर से जोर की हंसी सुनाई दी। कंचन अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। अरे वाह, शहर का साहब अब दर्जी बनेगा। इतनी पढ़ाई करके आखिर सुई धागे पर आ गए। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार चिंटू चुप नहीं रहा। वह बाहर आया, सीधे कंचन के सामने खड़ा हो गया। हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। आज तुम हंस रहे हो, लेकिन एक दिन यही काम मेरी पहचान बनेगा। सपने देखना अच्छी बात है, और मेहनत करके उन्हें पूरा करना उससे भी अच्छी बात है। गोपाल ताली बजाकर हंस पड़ा। कंचन गुस्से में वहां से चला गया। अब सबसे बड़ी समस्या थी पैसा। मशीनें खरीदनी थी, कपड़ा खरीदना था, किराया देना था, लेकिन जेब लगभग खाली थी। रात को चिंटू सो नहीं पा रहा था। पूनम ने पूछा, क्या सोच रहे हैं? लोन के बारे में? डर लग रहा है? बहुत। पूनम कुछ देर चुप रही, फिर अंदर गई और एक छोटा डिब्बा लेकर आई। चिंटू ने खोला। उसमें पूनम के शादी के गहने थे। वह चौंक गया। ये क्या है पूनम? ये तुम्हारे गहने हैं? जरूरत पड़ी तो बेच देना, गहने फिर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका सपना टूट गया तो शायद जिंदगी भर वापस नहीं आएगा। चिंटू कुछ बोल नहीं पाया। उसने सिर्फ पूनम का हाथ पकड़ लिया। उस रात दोनों की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन उम्मीद जरूर थी। एक हफ्ते बाद कमरे में 3 नई सिलाई मशीनें रखी थीं। कुछ कपड़े के थान आए थे। एक पुराना बोर्ड दरवाजे पर टंगा था, चिंटू गारमेंट्स एंड टेलरिंग सेंटर। चिंटू बोर्ड को देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन डर भी था। गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी। कुछ लोग तारीफ कर रही थी, कुछ मजाक उड़ा रही थी। तभी प्रधान जी पहुंची। उन्होंने फीता काटा, फिर सबके सामने बोली,
आज से ये सिर्फ दुकान नहीं है, ये गांव की युवाओं के लिए उम्मीद है। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। चिंटू भावुक हो गया। याद रखना बेटा, नौकरी मांगने वाला आदमी सिर्फ अपना घर चलाता है, लेकिन काम देने वाला आदमी पूरा गांव बदल देता है। चिंटू की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार महसूस हुआ उसका संघर्ष अब शुरू हुआ है। सुबह का समय था। चिंटू रात भर सो नहीं पाया था। बार बार उठकर दुकान का बोर्ड देखता, मशीनों को देखता, फिर वापस बिस्तर पर लेट जाता। लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या कोई ग्राहक आएगा? दूसरी तरफ पूनम सुबह सुबह दुकान की सफाई कर रही थी। वो हर कोने को ऐसे चमका रही थी जैसे कोई मंदिर सजा रही हो। चिंटू उसे देखकर बोला, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? क्योंकि आज हमारी नई जिंदगी का पहला दिन है। और अगर कोई ग्राहक ही ना आया तो कल आएगा, और अगर कल भी नहीं आया तो परसों आएगा। और अगर कभी नहीं आया? पूनम ने झाड़ू रोक दी, फिर उसकी आंखों में देखकर बोली। पूनम उसके बिल्कुल सामने आ गई। चिंटू, हम खुद घर घर जाकर काम मांगेंगे। चिंटू उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उसी समय दुकान के बाहर एक बूढ़ी महिला दिखाई दी। दोनों तुरंत खड़े हो गए। महिला धीरे धीरे अंदर आई। बेटा, यहाँ कपड़े सिलते हो? जी अम्मा, बिल्कुल सिलते हैं। मेरे पोते के लिए कुर्ता बना दोगे? जी अम्मा, जरूर बना दूंगा, जितना आप ठीक समझें। कितने पैसे लोगे? चिंटू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत कहा, जितना आप ठीक समझें। महिला ने एक पुराना कपड़ा निकाला। चिंटू की आंखों में चमक आ गई। महिला मुस्कुराई। महिला के जाते ही पूनम खुशी से उछल पड़ी। चिंटू की आंखें भर आईं। वो धीरे से बोला, शायद किस्मत का दरवाजा खुल रहा है। पूरा दिन चिंटू उस छोटी सी कुर्ते पर काम करता रहा। वो बार बार सिलाई देखता, धागा चेक करता, कपड़ा सीधा करता। उसे डर था कि कहीं पहली ही बार गलती ना हो जाए। शाम तक कुर्ता तैयार हो गया। जब बूढ़ी अम्मा वापस आई तो चिंटू के हाथ कांप रहे थे। अम्मा ने कुर्ता ध्यान से देखा। क्या हुआ अम्मा? अरे वाह, इतना सुंदर कुर्ता तो शहर वाले दर्जी भी नहीं बनाते। भगवान तरक्की दे बेटा। फिर उनकी आंखें चमक उठीं। चिंटू और पूनम एक दूसरे को देखने लगे। अम्मा ने खुशी खुशी पैसे दिए। जब अम्मा चली गईं, तो चिंटू देर तक उन पैसों को देखता रहा। पूनम ने पूछा, क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? चिंटू की आंखें भर आईं। वो धीरे से बोला, ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई है। पहले नौकरी ढूंढ रहा था, आज पहली बार अपने दम पर कमाया है। उस रात घर में खिचड़ी बनी, लेकिन वो खिचड़ी किसी दावत से कम नहीं लग रही थी। 1 साल बाद जिस दुकान में कभी एक ग्राहक नहीं आता था, वहां अब दर्जनों मशीनें चलती थीं। गांव के 40 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल चुका था। चिंटू का नाम आसपास के जिलों तक पहुंच चुका था। एक दिन कंचन चुपचाप उसकी फैक्ट्री के बाहर खड़ा था। वो वही आदमी था जो कभी उसका मजाक उड़ाता था। चिंटू ने उसे देखा और अंदर बुला लिया। कंचन की आंखें झुकी हुई थीं। मुझे माफ कर दो चिंटू, किस बात के लिए? मैं हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाता रहा। कंचन, अगर तुम्हारी ताने ना होती तो शायद मैं खुद को साबित करने की इतनी कोशिश भी ना करता। कंचन की आंखों में आंसू आ गए और चिंटू वो आखिरकार वहां पहुंच चुका था
जहां पहुंचने का उसने सपना देखा था। मकनपुर गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें शिवा अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। कम उम्र में ही गरीबी और बेरोजगारी ने उसकी कमर तोड़ दी थी। अब तो वक्त ऐसा आ गया था कि खाने के लाले पड़ गए थे। ये लकड़ियां भी गीली हैं, जलने में नहीं आ रही, क्या करूं? हटो माँ, मैं कोशिश करती हूँ। लकड़ियां सुलग रही हैं, तू बस फूकने से धीरे धीरे फूक दे, शायद जल जाए। तब तक मैं देखूं आटा है कि नहीं। कुछ नाश्ता बन जाए तो शिवा काम ढूंढने निकलेगा। ममता आटा देखने उठी तो उसने देखा कि शिवा एक मूर्ति जैसे बैठा हुआ है। हे शिवा, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों बैठा है? माँ मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ माँ। मेरे जिंदा होने का क्या ही मतलब है बोलो, जब मैं इस घर में एक पैसा तक ना ला सकूं। तुम्हारे निकम्मेपन के कारण आज तुम सब लोग 2 वक्त के खाने को भी तरस रहे हो माँ। अरे तू कैसी बातें कर रहा है? तू कोशिश कर तो रहा है ना? अरे माँ, कोशिश से घर नहीं चलता है। पूनम, ए पूनम, चूल्हा बुझा दे, घर में कुछ नहीं है। बिना वजह के लकड़ी बर्बाद मत कर बहन। पर हम लोग खाएंगे क्या? इस सवाल से घर में ऐसा सन्नाटा सा छा जाता है जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। और फिर वो सन्नाटा टूटा ममता की खांसी से और ममता ने खून थूक दिया। हे भगवान, माँ आप ठीक तो हो ना? मैं भी कैसा अभागा बेटा हूं, अपनी माँ का इलाज तक नहीं करवा सकता। बहुत बुरा बेटा हूं मैं, बहुत बुरा। अरे मैं ठीक हूँ, बस ये तो यूं ही हो जाता है कभी कभी। शिवा अपने आप में ही घुट रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बाहर निकल गया। मैं अब इस घर में तब तक नहीं लौटूंगा जब तक कमाई का इंतजाम ना कर लूं। हाँ, वरना ना मैं खुद को माफ कर पाऊंगा और ना पिताजी की आत्मा मुझे माफ करेगी। वो शहर की ओर चला, इस उम्मीद में कि शायद कुछ काम हाथ लग जाए। पर शहर तो जैसे किसी और ही धुन में चलता है। शिवा सुबह से शाम तक हर दुकान, हर फैक्ट्री के फाटक तक गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अरे कर्मचारी पूरे हैं, फिर कभी आना भाई, आधी मजदूरी मिलेगी, करना चाहो तो कर लो। अरे साहब, आधी मजदूरी में घर कैसे चलेगा बताइए? अरे तेरा घर चले या ना चले हमें क्या है, काम करना है तो करो, वरना आगे बढ़ो भैया। शिवा पूरा शहर घूमकर थक गया। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। धूल से चेहरा काला पड़ गया था, पर वो पोंछने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। तभी हल्की सी खुशबू आई, गले में अटके दुख को भी पल भर को भुला देने वाली। उसने गर्दन उठाई। सामने एक दुकान थी। लकड़ी के छोटे से तख्त पर कुल्हड़ सजे थे और उसके नीचे कोयले की धीमी आंच में मटन पक रहा था। उसके सामने लोग खड़े बड़ी चाव से कुल्हड़ वाले मटन चावल खा रहे थे। अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। कुल्हाड़ बनाना तो मुझे आता है और खाना, हाँ, थोड़ा बहुत तो बना ही लेता हूँ। हाँ, मैं गांव में यही करूं तो कितना अच्छा रहेगा। गांव में तो कुल्हड़ वाले कढ़ी चावल कोई बेचता भी नहीं है। और रही बात मांसाहारी की, तो हमारे गांव में तो कोई खाता नहीं है, तो यही सही रहेगा। अगर ये काम चल गया ना तो शायद माँ का इलाज करा पाऊंगा और फिर पूनम की शादी भी करा पाऊंगा। और क्या पता किसी दिन ये घर फिर से घर जैसा बन जाए। जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा हो, चल अब तेरी बारी है। वो फौरन गांव लौट पड़ा। गांव पहुंचकर शिवा ने कबाड़ में पड़ा पुराना लकड़ी का ठेला निकाला, किनारे ठीक किए। कुल्हड़ बनाना तो उसके खून में था। तालाब किनारे जाकर उसने मिट्टी उठाई। वहां उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई देख रहा है, पर उसने ध्यान नहीं दिया। भैया, रात के 2 बज रहे हैं, सो जाओ ना। अरे बहना, तू सो जा। देख, मेरी तो नींद उड़ चुकी है। अब ये तभी आएगी जब घर में पैसे आएंगे। तू सो जा, मेरी फिक्र मत कर, सो जा। शिवा, इतना मत थक बेटा। ऐसा क्या हो गया, इतनी रात गई तू कबाड़ में लगा पड़ा है? अरे माँ, आप भी सो जाओ ना। कल की सुबह कुछ अलग होने वाली है। देखना, बस अपने बेटे को आशीर्वाद दो माँ। मैं कढ़ी चावल बनाकर बेचूंगा कल से। वो तो हमेशा तेरे साथ है, पर कढ़ी चावल के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? माँ, वो मैंने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी है माँ। पर भैया, सिर्फ कढ़ी चावल कौन खाता है? यहाँ गांव में लोग कढ़ी चावल के साथ पुदीने की चटनी पसंद करते हैं। दोनों बनाना। पुदीने की चटनी? अरे हाँ, अरे वाह बहन, ये तो तूने बहुत अच्छा सुझाव दिया। मेरी समझदार बहन, कितनी अच्छी है तू। शिवा पूरे जज्बे के साथ पहले दिन ठेला लेकर गांव की चौपाल में जा खड़ा हुआ।
ठेला चमक रहा था, कुल्हड़ कतार में सजे थे, कढ़ी की खुशबू उबलते ही उड़ने लगी। लेकिन लोग आए थे, कढ़ी को देखा और बिना रुके निकल गए। किसी ने भी मुड़कर ना देखा। अरे कोई आ क्यों नहीं रहा है? बहुत देर हो गई। शायद मेरे कढ़ी चावल में वो बात नहीं है। तभी 2 लड़के आए। ओए शिवा, एक कड़ी चावल दे, भूख लग रही है। हाँ ये लो भाई। शिवा ने कुल्हड़ लिया और उसमें पहले चावल डाले और ऊपर से कढ़ी, साथ में फ्लेवर के लिए पुदीने की चटनी। अरे यार ये क्या बनाया भाई? अबे नमक ही नहीं है। अबे बनाना नहीं आता तो ठेला लेकर क्यों खड़े हो गए भाई? हैं? अबे इस बकवास कड़ी चावल के हम कोई पैसे नहीं देंगे, समझा? हाँ नहीं देंगे। दोनों लड़के मुंह बनाकर चले गए, पर शिवा हारने वालों में से नहीं था। रात को बैठकर उसने मसाले बदले, नुस्खा सुधारा, कई बार चखा, फिर चूल्हा बुझा दिया। दिन गुजरने लगी, पर ग्राहक गिनती के आते, वो भी मजाक बना देती। अरे एक बात कहूं, कढ़ी चावल से ज्यादा स्वादिष्ट तो ये कुल्हड़ लग रहा है मुझे तुम्हारा। एक काम कर भाई, तू कुल्हड़ी रख ले और खाना फेंक दे, कैसा रहेगा? हैं? शिवा हंसती था पर अंदर से रोता रहता। पैसे आ रही थी पर लागत से कम, कोई फायदा नहीं हो रहा था। शिवा बैठकर सोचता, लगता है मैं गलत रास्ते पर हूँ। शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ लिखा ही नहीं है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती बेटा, बस हिम्मत मत छोड़। हाँ भैया, मैं भी आपके साथ हूँ, आप हिम्मत रखो। बहन, हिम्मत भी पेट खाली होने पर ना डगमगा जाती है, समझी? शिवा के इन्हीं बुरे दिनों में एक दिन गांव का जमींदार धर्मपाल हंसता हुआ आया, जैसे कोई खुशखबरी लाया हो। अरे शिवा, अरे सुना है खीला नहीं चल रहा है तुम्हारा, हैं? अरे बड़ा दुख हुआ भाई, बड़ा दुख हुआ मुझे तो। अरे धर्मपाल जी, आपको मेरी चिंता कब से होने लगी? कोई काम है तो बताइए मुझे। अरे वो छोड़, तू जरूरी बात सुन मुझसे। देख, घुमा फिरा कर तो मुझे बात करने की आदत है नहीं। बात ये है कि मुझे जो है ना तेरी बहन पूनम बड़ी पसंद है भाई। तू एक काम कर, पूनम को मेरे साथ ब्याह दे, बदले में मैं तेरी गरीबी मिटा दूंगा भाई। ठेला नहीं, दुकान खुलवा दूंगा, दुकान। अरे जिंदगी सेट हो जाएगी तेरी, वरना तेरी अभागी बहन से ब्याह कौन करेगा रे? शिवा के तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से में चिल्लाया, काम भी धर्मपाल की बच्ची, मेरी बहन कोई चीज नहीं है, समझा? किसका मैं सौदा करूं? सोच ले लड़के, नहीं माना तो गरीबी तेरे घर को खा जाएगी, समझा? निकल निकल यहाँ से, अगली बार यहाँ कदम रखा तो अच्छा नहीं होगा, समझा? तू मुझे धक्का देगा, मुझे धक्का देगा, मैं तेरी बहन। धर्मपाल आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही शिवा ने उसे मारना शुरू कर दिया और बहुत मारा। भैया छोड़ दो इसे, मत मारो। छोड़ दो शिवा, मत मारो इसे। हे, मेरी बहन के बारे में बोलेगा, ये ले। अब देखता हूँ कैसे जीता है तू। तू बच के रहना शिवा, तू तो गया। अबे चला जा वरना और पिटेगा, समझा? अगले ही सुबह गांव का माहौल कुछ बदला बदला था। हवा में वही लोग थे, पर चेहरों पर नई खामोशी। अरे आओ, कुल्हड़ वाले कड़ी चावल खाओ। अरे भाई आओ, अरे दादा, अरे आओ, अरे भैया आओ। अरे भाई दूर रहो शिवा के ठेले से। हाँ, धर्मपाल ने मना किया है। हाँ भैया, मैंने भी सुना। वो कह रहा था कि जिसने भी खरीदा ना इसके ठेले से, उसकी जमीन नीलाम करवा देगा भैया। है भैया, तुमने सुना कि नहीं सुना भैया? शिवा ठेले के पास अकेला खड़ा लोगों की सारी बातें सुन रहा था। उसे अपने किए पर पछतावा नहीं था, लेकिन ठेले पर सन्नाटा उसे खल रहा था। ये धर्मपाल बिल्कुल सही नहीं कर रहा है। और ये लोग इतना डरते क्यों है उससे? वो भगवान है क्या? अरे चल यहाँ से, घर नीलाम करवाएगा क्या? चल। शिवा देखता रह गया। पूरा दिन उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। घर में नमक, दही, चावल सब खत्म हो रहा है, और माँ की दवा भी है। ऐसे कैसे चलेगा? कुछ सोच शिवा, क्या करूं? धर्मपाल से माफी मांग लूं क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उस दिन वो कढ़ी चावल लेकर ही घर आ गया। ममता खांस रही थी और पूनम रो रही थी। भैया, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, लोग अजीब बातें बोलते हैं। अरे क्या हुआ? कहते हैं मैं धर्मपाल की दुल्हन बनूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, समझी? तू चुप हो जा। पर आज उसके चक्कर में बिल्कुल कमाई नहीं हुई, माँ की दवाई भी नहीं ला पाया। बेटा शिवा,
दवाइयाँ छोड़ दे, मैं ठीक हूँ। अरे वाह, कैसी ठीक हो, कहाँ ठीक हो? हैं? शरीर हिल नहीं पा रहा है आपका। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। अगले दिन भी कोई ग्राहक नहीं आया। शाम को तेज बारिश होने लगी, सो अलग। मैं ठीक हूँ, इस बारिश में भीग रहा हूँ, टूट भी रहा हूँ। हे भगवान, क्या यही मेरी किस्मत है? अचानक एक बूढ़ा भिखारी जैसा आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, बेटा, बेटा कुछ खाने को मिलेगा, भूखे का पेट भर जाएगा तो तुम्हारा भला होगा बेटा। बाबा आइए आइए। हाँ हाँ जरूर लीजिए बाबा, मेरे यहाँ पर बस ये कढ़ी चावल बनता है, आप इसे खाइए। हाँ बेटा, जो है वही दे दे बेटा, गरीब को तेरा भला हो बेटा, तेरा भला हो। शिवा ने झिझकते हुए उसे गरम कढ़ी चावल परोस दिए। अरे वाह, तुम्हारे हाथ की मिट्टी सोने जैसी है बेटा। सोने जैसी? क्यों गरीब के साथ मजाक करते हो बाबा? अरे अरे बेटा, तुमने इसे पहचाना नहीं? इस कुल्हड़ की मिट्टी को देखो बेटा, मिट्टी को देखो, मिट्टी को देखो। पर बाबा आप हैं कौन? बेटा तुम्हारी किस्मत मिट्टी से बनेगी, मिट्टी से बनेगी बेटा, मिट्टी से बनेगी, मिट्टी सोने जैसी। ये आप क्या बोली जा रहे हैं बाबा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अचानक वो आदमी कहते कहते अंधेरे में ऐसे गायब हुआ जैसे हवा में घुल गया हो। बाबा, बाबा, अरे अरे ये बाबा कहाँ चले गए? उसे कुछ समझ नहीं आया और वो ठेला समेटकर घर आ गया। अगली सुबह शिवा मिट्टी लेने गया तो ढेर में कुछ चमकता दिखा। अरे ये कैसी पोटली है, और इसमें ये चमक और ये खुशबू? पोटली में राख जैसी कोई चीज थी, हल्की खुशबू छोड़ती हुई। एक काम करता हूँ, इसे भी मिट्टी में मिला ही लेता हूँ, क्या पता वो जो बाबा कह रहे थे उनकी बात सच्ची हो जाए। शिवा वो पोटली ले आया और उसने थोड़ा सा पाउडर मिट्टी में मिलाया और नई कुल्हड़ बनाई। अरे अरे अरे, ये कुल्हड़ गर्म क्यों हो रहे हैं? अरे अरे, और ये खुशबू, अरे वाह, ये खुशबू तो मदहोश कर रही है। उस दिन उसने ठेला फिर से लगाया। लोग पहले दूर रहे पर खुशबू ने उन्हें खींच ही लिया। अरे वाह भाई वाह, क्या खुशबू आ रही है भैया, कहाँ से आ रही है? अरे शिवा के ठेले से, चल कर देखता हूँ। अरे शिवा, तुम्हारे ठेले से बड़ी खुशबू आ रही है। अरे ये कुल्हड़ तो हाथ में लेते ही गर्म हो रहा है। अरे इसकी महक अलग ही दुनिया की लग रही है भैया, बड़ी अच्छी खुशबू है भाई। भैया एक जरा मुझे भी दे देना भैया, क्या लगा रहे हो, मुझे भी दे दो। हाँ हाँ सबको देता हूँ, बस 1 मिनट। ये लीजिए भाई साहब, ये आपका। शिवा की आंखों में महीनों बाद उम्मीद चमकी। हो ना हो ये उन बाबा का ही आशीर्वाद लग रहा है मुझे, जो कल आए थे। शिवा के घर की हालात सुधरने लगी। ममता का इलाज सही तरह से होने लगा। लेकिन ये खुशखबरी ज्यादा देर छुपी ना रही। धर्मपाल तक बात पहुंच गई। लोग मेरी धमकी के बावजूद उसके ठेले पर जा रहे हैं, और वो भी पहले से भी ज्यादा। वो फल फूल रहा है। मैं इस बार इसे जड़ से उखाड़ दूंगा, जड़ से। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो कुछ खतरनाक काम करना चाहता था, जिससे वो शिवा को दोबारा उठने की हिम्मत ना करने दी। उसने एक दोपहर ये मौका ढूंढा। उसने देखा कि पूनम खेतों के रास्ते लौट रही थी। अरे पूनम, अरे जरा इधर तो आओ। अरे तेरे भैया ने मेरी बात ठुकराई है, अब तू ही बताना कि उसे कैसे समझाऊं। पूनम का चेहरा सफेद पड़ गया। धर्मपाल ने उसे पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। ये समझा देना अपने भैया को कि मुझसे ना टकराए और इस गांव से भाग जाए, वरना अंजाम समझ गई ना। चल चल जा। वो बिना पीछे देखे दौड़ी और घर पहुंचते ही रोने लगी। माँ, वो मुझे रोक रहा था माँ। हे भगवान, ये आदमी अब बच्चों पर भी नजर डाल रहा है। शिवा घर पहुंचा तो दोनों की हालत देखकर उसका खून खौल उठा। धर्मपाल, तूने मेरी बहन को छुआ, मेरी बहन को छुआ तूने। मैं उसका खून पी जाऊंगा माँ, मैं उसका खून पी जाऊंगा। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। बेटा पागल मत बन, वो आदमी ताकतवर है। तो क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं बोलो। गांव छोड़ दूं या सीना तान कर लड़ जाऊं। हे भगवान, ये आदमी हमें जीने क्यों नहीं देता है।
शिवा के चेहरे पर गुस्सा और बेबसी दोनों उतर आए। इस दौरान अचानक गांव में एक बात फैली कि तालाब के पास एक बूढ़ा भटकता नजर आता है। अरे भैया, रात में देखा है वो तालाब किनारे चलता है भैया। अरे पैर नहीं लगते जमीन पे भाई। हे भैया, मुझे तो लगता है वो कोई देवता वेवता है भैया। मंदिर वंदिर बनवा दे वहां कहीं। अरे भाई, देवता नहीं, ये कुम्हार की आत्मा है। कुम्हार की आत्मा है जिसके बाप दादाओं की जमीन जो है ना, ये धर्मपाल कमीने के बाप ने छीनी थी साले ने। शिवा सब सुनता था पर चुप रहता था। तभी एक रात उसे सपना आया। सपने में वही बूढ़ा सामने खड़ा था। जिस अन्याय ने मेरी सांसें छीनी थी बेटा, वही अन्याय अब तुम्हें भी रोक रहा है। बाबा, कौन सा अन्याय बाबा? जिसे मिट्टी में दफन किया गया, उसे मिट्टी ही जगाती है। पर आप हैं कौन बाबा? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी बातें ना मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तेरी लड़ाई मेरी भी लड़ाई है बेटा, खत्म कर इसे। शिवा घबराकर जाग गया। दिल जोरों से धड़क रहा था और माथा पसीने से भीगा था। मेरा ठेला, वो मिट्टी और ये बूढ़े बाबा, सब जुड़ा हुआ है। क्या मैं सही रास्ते पर हूँ या फिर मैं किसी और खेल में फंसा हुआ हूँ? वो रात में ही कुल्हड़ बनाने बैठ गया। अचानक हवा घूमने लगी और कुल्हड़ हिलने लगी, जैसे अदृश्य हाथ कुल्हड़ों को छू रहे हों। अरे ये क्या हो रहा है? बाबा, 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 क्या ये आप हो? बताओ ना बाबा। अरे ये कहीं उस पोटली का जादू तो नहीं है? अरे कोई कुछ तो बताओ मुझे कोई कुछ तो बताओ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किससे बात कर रहा है बेटा? अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने जब पूछा ये तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने आपको आज तक नहीं बताई। शिवा ने बाबा, पोटली और सपने वाली पूरी बात ममता को बताई। ममता भी हैरान थी, लेकिन बोली, तुझे याद नहीं होगा क्योंकि जब तू 1 साल का था तो वो मर गए थे। लोग कहते हैं उन्हें धर्मपाल ने ही मरवाया था। वो भी एक कुम्हार थे कि जिन बाबा की तू बात कर रहा है, शायद वो वही है, अपने पोते की मदद करने आई हैं। क्या मेरे दादा? ये क्या कह रही हो माँ? क्या हुआ? ये क्या कह रही हो माँ? क्या कह रही हो? और फिर हिम्मत जुटाकर उसने सुबह ठेला लगाया। भीड़ उमड़ पड़ी। अरे भैया, ये स्वाद जो है ना, ये पहले कभी मिला ही नहीं भैया। अरे भैया, मेरे लिए 4 प्लेट लगाना भैया, 1 मेरे लिए और 3 मैं घर ले जाऊंगा भाई। अरे भाई, ये कड़ी चावल नहीं है। हाँ, कड़ी चावल मत समझना इन्हें। ये भैया जादू है, जादू। हाँ भैया, मैंने तो खत्म भी कर दी 1 प्लेट। भैया एक काम करो यार, पेट तो भरा भरा लग रहा है लेकिन मन नहीं भला। एक काम करो, 1 कुल्हड़ और दे दो भाई। बाबा, लगता है आपका आशीर्वाद काम कर गया बाबा। कुम्हार का लड़का मेरी बराबरी करेगा, मेरी धर्मपाल की। आज ही इसका खेल खत्म कर देता हूँ। रात में उसने गुंडी भेजी, उसका ठेला तुड़वा दिया। सब बर्बाद हो गया। गुंडी चली गई और शिवा घुटनों पर गिर पड़ा। हे भगवान, मेरी मेहनत, मेरे सपने, ये आदमी सब छीन रहा है। मैं क्या करूं भगवान, क्या करूं? तभी अचानक तेज हवा चली। टूटी मिट्टी से वही चमकदार राख उठने लगी। राख आसमान में घूमती हुई चमकी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। ये क्या हो रहा है? कहीं ये कोई संकेत तो नहीं है? बाबा, क्या आप मुझे रास्ता दिखा रहे हैं बाबा? मुझे इसके पीछे जाना चाहिए। वो तालाब की ओर चल पड़ा। उसे और लोगों ने देखा तो वो भी उस तरफ हो लिए। धर्मपाल सबको देखकर हैरान था। अबे कहाँ जा रहे हो बे तुम लोग? निकम्मे कहीं के सब के सब। धर्मपाल शिवा के साथ जा रहे हैं। हाँ, शिवा के साथ जाएंगे। अरे हम शिवा के साथ जा रहे हैं। हाँ, शिवा के साथ जा रहे हैं। सब के सब साले पागल अजीब लोग हैं इस गांव में। गंवार कहीं के। देखता हूं मैं भी कहां जा रहे हैं ये आखिरकार। सब तालाब तक पहुंचे। तालाब चमक रहा था और वहीं वो बूढ़ा खड़ा था। अरे तू तो मर गया था ना? तू तो मर गया था, तो ये यहाँ कैसे? क्या अन्याय कभी नहीं मरता अन्याय। याद रखना, बस समय आने पर हिसाब चुकता करता है। मुझसे दूर रहे मुझसे। दूर तूने मेरी जमीन छीनी, याद है? फिर मुझे दर्दनाक मौत दी
और अब मेरे पोते का जीना हराम कर रहा है। अरे अरे भैया, अरे कमाल हो गया भैया, गजब हो गया। अरे ये तो शिवा के दादा हैं भैया। अरे ये क्या जिंदा हैं क्या ये? अरे कैसे बोल रहे हैं? ए भैया जिंदा जिंदा नहीं है, देख नहीं रहे वो, ये चमक रहे हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल सफेद बूढ़े चमक रहे हैं भैया। ए भैया ये उनकी आत्मा लग रही भैया, जो न्याय के लिए भटक रही भैया। आज यहाँ कुछ कांड होने का लग रहा है मुझे भैया। ये धर्मपाल का आज कुछ मेरे को ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं लग रहा भैया। हाँ, मैंने किया, मैंने ही तोड़ा, मैंने ही ठेला तोड़ा, मैंने ही शिवा को बर्बाद करना चाहा, मैंने ही तुम्हारी जमीन भी छीनी थी। सब सच है, सब सच है। पर मुझे अब जाने दो। मैं अब आगे से शिवा को कुछ नहीं कहूंगा। मैं आगे से कुछ नहीं कहूंगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ। मेरी लाश यहीं तालाब के किनारे 10 फीट नीचे दफन है, मुझे मुक्त कर। शिवा ने अपनी दादा की लाश तालाब के किनारे से निकलवाकर उसका अंतिम संस्कार किया और फिर अगली सुबह पंचायत में फैसला हुआ। हमारा सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ है कि पुलिस को बुलाया जाएगा और फिर आगे की कार्यवाही पुलिस स्वयं देखेगी। कुकर्म का फल एक ना एक दिन सबको मिलता ही है, और आज तुम्हें भी मिल गया धर्मपाल।